हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डाइलेक्ट्रिक्स यानी कि परावैद्युत पदार्थों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ लिया था। तो अब क्योंकि हमने कैपेसिटर का एक ऐसा केस पढ़ना है जिसमें हमने कैपेसिटर की धारिता निकालनी है जब उसके बीच में कोई परावैद्युत माध्यम रखा होगा। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। परावैद्युत पदार्थ यानी जिन्हें इंग्लिश में डाइलेक्ट्रिक्स भी कहते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक्स पदार्थ ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल हैं, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक पदार्थ ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल हैं जो कि ट्रांसफ़र कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट बट नॉट करंट। ठीक है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक पदार्थ क्या है, ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल होंगे जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, परंतु करंट को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। ठीक है, करंट को ट्रांसफ़र ये नहीं करेंगे। तो इसमें छोटा सा डिफरेंस है इंसुलेटिंग मटेरियल और डाइलेक्ट्रिक्स के बीच में। ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होते हैं? जो करंट को अपने अंदर से ट्रांसमिट नहीं करने देते। ठीक है, जिनके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, वो होते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक, अब डाइलेक्ट्रिक क्या है? डाइलेक्ट्रिक क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को तो ट्रांसफ़र करेगा पर करंट को ट्रांसफ़र नहीं करेगा। तो डाइलेक्ट्रिक ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसफ़र करेंगे बट करंट नहीं। तो थोड़ा सा डिफरेंस है इंसुलेटिंग और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के बीच में डेफिनेशन का। अब हम देखते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कितने टाइप के होते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दो टाइप के होते हैं, एक होता है ध्रुवीय और एक होता है अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, एक हो गया ध्रुवीय को हम बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक पदार्थ और अध्रुवीय को बोलते हैं हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। ठीक है, तो दो प्रकार के डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। अब पोलर और नॉन पोलर क्या होते हैं? ठीक है, ये पोलराइजेशन जो होगा वो चार्ज के आधार पे है। ठीक है, कि माना कि हमारे पास क्या है, एक हमने ले लिया, हमारे पास एक एटम है। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं कि एटम किस प्रकार से बना होता है। तो एटम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन में क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक, नो चार्ज, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, ये उदासीन होता है न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, तो ये डिफरेंस है कि न्यूट्रॉन क्या है, नो चार्ज होगा और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अगर हम देखें तो न्यूक्लियस क्या हो जाता है, पूरी तरीके से पॉजिटिव चार्ज का हो जाता है। ठीक, अब इसके आसपास क्या होते हैं, इसके आसपास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। ठीक, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो इसका चक्कर लगा रहे हैं न्यूक्लियस का। अब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज जहाँ पे भी हैं उनका एक सेंटर बनेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, माना हमारे पास क्या है, ये सारे नेगेटिव चार्ज हैं। ठीक है, ये सारे स्पेस में क्या है, बिखरे हुए हैं या फिर इसके स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो फिर ये सब चार्ज मिलके किसी एक पॉइंट पे अपना पूरे चार्ज क्या कर रहे होंगे, केंद्रित कर रहे होंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे इसका पूरा का पूरा चार्ज केंद्रित है। ठीक है, हम इसको क्या बोलते थे, सेंटर ऑफ चार्ज। जिस प्रकार से सेंटर ऑफ मास होता है उसी प्रकार से हम इसको सेंटर ऑफ चार्ज कह देते हैं। ठीक है, कि जो आवेश है उसका सेंटर यहाँ पे बन रहा है। ठीक, इसी प्रकार से पॉजिटिव का भी होता है, सारा पॉजिटिव चार्ज है तो कोई एक बिंदु ऐसा होता है जिसमें ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, वर्क कर रहा होता है, तो हम उसको पॉजिटिव चार्ज का सेंटर कह देते हैं। ठीक, अब क्या है, एटम किस प्रकार से बनाता है, पॉजिटिव चार्ज ये है और इसके आसपास क्या है, नेगेटिव चार्ज घूम रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर भी यहाँ हो गया और जो नेगेटिव चार्ज है उसका सेंटर भी बीच में आ जाता है, क्योंकि तो चारों ओर है और बीच में इसका सेंटर बन जाता है। तो इस केस में क्या हो जाता है, जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर दोनों क्या हो जाते हैं, एक ही पॉइंट पे ओवरलैप कर लेते हैं। ठीक है, वन पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे ओवरलैप कर लेते हैं। तो ऐसे को हम बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, फिर से बता देता हूँ एक बार, जब किसी एटम, ठीक है, किसी एटम यानी कि परमाणु या फिर मॉलिक्यूल,
ठीक है, या फिर अणु का पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यानी धनावेश का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही पॉइंट पर ओवरलैप करें, ठीक है, एक ही पॉइंट पर आए, तो हम उसको बोलते हैं नॉन पोलर, यानी कि उसमें कोई भी ध्रुव नहीं बना है, अध्रुवीय। ठीक है, नॉन पोलर का मतलब क्या हो गया, अध्रुवीय। और अगर इसका पॉजिटिव का सेंटर और नेगेटिव का सेंटर अलग अलग पॉइंट में आ रहा है, मान लो पॉजिटिव चार्ज यहाँ बैठ रहा है, नेगेटिव चार्ज यहाँ बैठ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये ध्रुवीय परावैद्युत है। ठीक है, ये दो हो गया। अगर दोनों का सेंटर में एक ही पॉइंट पर आ रहा है तो अध्रुवीय, और अगर अलग अलग आ रहा है तो ध्रुवीय। ध्रुवीय यानी कि पोलर। ठीक है, अब इसमें क्या है, हम इसको कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज का पोल बन गया है। ठीक है, इसलिए हम इसको पोलर बोल रहे हैं। ठीक है, ये दो ध्रुव बन गए इसमें। अब अध्रुवीय किस प्रकार के होते हैं, देखिए अध्रुवीय का एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। इन सब के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, वो नॉन पोलर हैं। ठीक, जैसे मैं देखूं हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन है और ये भी एक हाइड्रोजन का क्या है, दो एटम है, दोनों मिल रखे हैं। तो देखो ये इसका पॉजिटिव का सेंटर ये है और इसका पॉजिटिव का सेंटर क्या है, ठीक यहाँ पे होगा। तो ये वर्क कहाँ करेगा, बीच में करेगा इसका पॉजिटिव चार्ज वर्क। इसी प्रकार से जो इसके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो वो भी क्या करेंगे, दो आ गए यहाँ पे, दो इलेक्ट्रॉन्स, तो दोनों शेयर हो रखे हैं, हाइड्रोजन का है क्योंकि। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर किया, तो यहाँ पे आ गए। अब इन दोनों का सेंटर भी क्या होगा, बीच में होगा। ठीक है, तो हम ये कह देंगे कि इस केस में पॉजिटिव का सेंटर जहाँ है वहीं नेगेटिव चार्ज का भी सेंटर हो रहा है। ठीक है, जहाँ पे इसका सेंटर आया है पॉजिटिव चार्ज का, वहीं पे नेगेटिव चार्ज का भी सेंटर आ रहा है। तो हम कहेंगे कि ये क्या है, अध्रुवीय है, अध्रुवीय डाइलेक्ट्रिक यानी अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है। ठीक है, तो मोटी मोटी भाषा में हम ये समझ सकते हैं जिसमें जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज अलग अलग बनता है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी दूरी पे बनता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, पोलर होते हैं। इसमें एक नेगेटिव पोल आ गया, एक पॉजिटिव पोल आ गया। और जिसमें ऐसा नहीं बनता, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं, दोनों साथ साथ होते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो वो होता है अध्रुवीय। अब पोलर का कैसा एग्जाम्पल हो गया, पोलर का हो गया जैसे H2O। H2O क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है, ये हो गया। तो देखो H हो गया पॉजिटिव और O हो गया नेगेटिव। तो पॉजिटिव क्षेत्र तो इसका इस हाइड्रोजन में बनेगा, ये पॉजिटिव क्षेत्र हो गया, और ऑक्सीजन हो गया क्या, नेगेटिव। तो इसमें क्या हो गया, नेगेटिव अलग हो गया और पॉजिटिव अलग चला गया। तो इस केस में एक नेगेटिव पोल बन गया, एक पॉजिटिव पोल बन गया। तो ये होते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, इसमें क्या है, जो पोलर होंगे, जो नॉन पोलर होंगे, ठीक है, जो नॉन पोलर मटेरियल होंगे उनका शेप कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है। ठीक है, या तो लीनियर होगा, ठीक है, कोई इस एसिमेट्रिक शेप नहीं होगा। ठीक है, असममित शेप नहीं होगा। अब जैसे अगर हम देखें HCl, ठीक है, तो HCl में क्या है, Cl बड़ा है, H छोटा है। अगर हम चार्ज के हिसाब से देखें, ठीक है, ये बड़ा नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी क्या होगा, नेगेटिव इस साइड बन जाएगा, पॉजिटिव इस साइड बन जाएगा। तो इसका क्या होगा, एसिमेट्रिक शेप हो गया, यानी कि Cl में क्या है, नेगेटिविटी ज़्यादा हो गई, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। तो इस प्रकार से बन सकता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब हम देखते हैं परावैद्युत का ध्रुवण। ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ परावैद्युत या फिर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स में पोलराइजेशन भी दो टाइप से हो सकता है। एक तो हो सकता है नॉन पोलर मटेरियल में पोलराइजेशन, ठीक है, नॉन पोलर में, और एक हो सकता है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में पोलराइजेशन। ठीक है, ये दो तरीके से हम इसको देखेंगे। अब पहले हम बात करते हैं नॉन पोलर की। ठीक है, जिसमें कोई भी पोल नहीं है, उसके बारे में हम देखते हैं पहले, नॉन पोलर मटेरियल के बारे में। देखिए नॉन पोलर मटेरियल कैसे होंगे, जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, पहले मैं एक मटेरियल बना देता हूँ, ये हो गए मान लो मॉलिक्यूल्स उस मटेरियल के, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के।
अब माना हमने इसमें एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ठीक है, हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जिसको हमने ई नॉट से दिखाया, ठीक है, इसको हमने ई नॉट से दिखाया है। अब जब हम इस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा जो इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव सब एक साथ होगा, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव सब एक साथ होगा, तो इसके अंदर जो पॉजिटिव वाले चार्ज होगा वो क्या होगा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ एक जगह। जैसे मान लो ये पॉजिटिव वाला चार्ज था, तो पॉजिटिव वाला चार्ज किधर खिसक जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चला जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जाता है, ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चला जाएगा और नेगेटिव चार्ज, ठीक है, वो आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा के अपोजिट, ठीक। तो क्या होगा, तब कैसा हो जाएगा, जैसे पहले मॉलिक्यूल्स कैसे थे, एकदम सिमेट्रिकल थे, जहाँ पॉजिटिव था वहीं नेगेटिव था, अब ये बन जाएंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसमें मॉलिक्यूल्स डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। तो जो पहले नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स थे अब वो पोलर मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, ठीक है, जो पहले अध्रुवीय थे अब वो ध्रुवीय मॉलिक्यूल्स बन गए। अब क्या होगा, अब इसमें देखेंगे हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डेवलप होगा, ठीक। तो हम क्या कहते हैं, जब इसमें कोई भी क्या है, पोल्स नहीं है, ठीक, तो इसका हम कहते हैं कि डाइपोल मूवमेंट भी जीरो है, ठीक है, डाइपोल मूवमेंट हम पढ़ चुके हैं, द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट क्या है, जब तक बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तब तक डाइपोल मूवमेंट जीरो था, और जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट आ गया, ठीक है, जिसको हम पी से दिखाते हैं वो आ गया, ठीक है, जिसकी दिशा क्या होती है, जिसकी दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ही होगी, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि डाइपोल मूवमेंट डेवलप कैसे हुआ। पहले हम ये बात करते हैं कि अध्रुवीय मटेरियल जो है, ठीक है, अब देखते हैं हम ध्रुवीय मटेरियल्स के लिए, यानी कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक। अब पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक के अंदर कुछ इस प्रकार से रहते हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं कि रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। रैंडमली ओरिएंटेड का मतलब क्या है, इनकी कोई निश्चित दिशा नहीं है, ठीक है, किसी भी दिशा में ये घूमे हुए हो सकते हैं तो पोलर, तो इसमें पोल तो होगा, ठीक है, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब पोल तो इसके अंदर होगा, ठीक है। पर ये क्या होंगे, रैंडमली ओरिएंटेड, यानी कि किसी भी दिशा में घूमे हुए होंगे, ठीक। तो इसमें क्या होता है, नेट डाइपोल मूवमेंट इस कंडीशन में क्या होता है, जीरो होता है। इस कंडीशन में नेट डाइपोल मूवमेंट इसमें नहीं होता है। कारण क्योंकि ये जो पोल्स हैं, ये विभिन्न दिशाओं में क्या है, अव्यवस्थित रूप से क्या है, घूम रहे हैं, ठीक है। उसका कारण क्या है, उसका कारण है थर्मल, ठीक है, थर्मल एनर्जी। इसका कारण क्या है, ताप, जो इसके अंदर ऊष्मा है या ताप है वो इसको विभिन्न दिशाओं में घुमा रही है, रैंडमली घुमा रही है, तो इसके कारण इसके अंदर नेट डाइपोल मूवमेंट नहीं आया। और इस केस में डाइपोल मूवमेंट क्यों नहीं था, क्योंकि इस वाले केस में जो कि नॉन पोलर वाला था उसमें कोई पोलर मॉलिक्यूल थे ही नहीं, ठीक है, उसमें कोई पोल्स बने ही नहीं थे। अब जब इसमें पोल्स नहीं थे तो डाइपोल मूवमेंट क्यों आएगा। अब ये वाला केस क्या है, इसमें पोल्स तो हैं पर ये रैंडमली ओरिएंटेड है, ठीक है, ये किसी भी दिशा में घूमे हुए हैं, इसलिए इसमें डाइपोल मूवमेंट जीरो है। अब नया केस, इसी केस में अगर हमने बाहर से क्या लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, ठीक है, इधर हमने क्या किया, इसी मटेरियल के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो क्या होगा, ये जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो एक निश्चित दिशा में क्या हो जाएंगे, व्यवस्थित हो जाएंगे। जैसे ये इस वाले केस में था, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे भी वही होगा, ठीक है। पॉजिटिव वाले जो होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा की ओर घूम जाएंगे और जो नेगेटिव वाला होगा उसके अपोजिट, ठीक। तो कुछ इस प्रकार से नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से इसमें नेट डाइपोल मोमेंट बनता है। माना हमारे पास क्या है, एक मटेरियल है, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक मटेरियल है। तो अब हम दोनों केस के लिए क्या देखते हैं कि
किस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा और नेट डायपोल मोमेंट कैसे आएगा। ठीक है, तो हम 3 मॉलिक्यूल्स की एक सीरीज़ बना के देख लेते हैं। मान लो कि जब इसमें डायपोल मोमेंट आया था, ठीक है, तो इस प्रकार से जो मॉलिक्यूल्स थे वो बढ़ गए, कुछ इस प्रकार से ये मॉलिक्यूल्स बढ़ गए। तो हमने सारे के सारे बना दिए। क्या था ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। जब इसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो पॉजिटिव वाले एक साइड चले गए, नेगेटिव वाले एक साइड चले गए। ठीक है, अब देखो, अगर हम देखें ये जो बीच वाले हैं, अगर हम इनको देखें तो देखो ये पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव के पास में है, ठीक है, ये वाला इससे कैंसिल हो सकता है, ठीक है, ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव के केस में है, ये वाला इससे कैंसिल हो सकता है, पर बाहर वाले जो हैं वो वाले कैंसिल किससे होंगे, ठीक है, वो किसी से नहीं हो सकते। तो हम ये देखते हैं कि अगर हम बाहर की एक लेयर को छोड़ दें, ठीक है, तो अंदर वाले जो बचे हमारे पास चार्ज, वो उनका नेट डाइपोल मोमेंट तो आपस में कैंसिल हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है, देखो इस पॉजिटिव का नेगेटिव के साथ यहाँ हो गया, इस पॉजिटिव का नेगेटिव के साथ यहाँ हो गया, ठीक है। तो ये अंदर वाला जो है, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है, ये कोई भी अपना योगदान नहीं देगा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए, ठीक है, इसके अंदर कोई भी डाइपोल मोमेंट इसके कारण नहीं आएगा। पर अब ये वाली सीरीज़ एक नेगेटिव की बची है, ये वाली सीरीज़ पॉजिटिव की बची है, तो इसके कारण क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, ठीक है। अब क्योंकि जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने, बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड ने पोलराइजेशन किया था, ठीक है, उसका पूरा इफेक्ट हमको नहीं मिल पा रहा। क्यों, क्योंकि कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो जो कुछ चार्ज हैं वो एक दूसरे से कैंसिल हो जा रहे हैं, ठीक है। तो जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था उससे कम मात्रा में हमको एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, ठीक है, जो पोलराइजेशन होने के कारण मिल रहा है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ईपी से दिखा देते हैं, ठीक है। एक बार फिर बता देता हूँ क्या था, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल था, इसमें क्या थे, अंदर पोल्स बन चुके थे मॉलिक्यूल्स में, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चला गया, ठीक है, यानी इस ओर आ गया, और नेगेटिव वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा के अपोजिट चला गया, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से अरेंज हो गए। अब अंदर वाले जो एक लेयर छोड़ के जो अंदर वाले सारे के सारे चार्ज थे वो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, कैंसिल कर दे रहे थे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा इस किसके कारण, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में, वो क्या होगा, वो केवल बाहर वाले जो ये सतह पर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है और सतह पे पॉजिटिव चार्ज बन रहे हैं, ये लास्ट वाला, उसके कारण डेवलप होगा। तो ये ऑब्वियस है कि जो इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होगा, ठीक है। तो और हमने वो क्या दिखा दिया, ईपी से दिखा दिया। जो इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है वो हमने ईपी से दिखा दिया, ठीक है। अब ईपी की दिशा क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, तो ईपी की दिशा होगी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, ठीक है, यानी ये क्या करेगा, इसको कम करने में मदद करेगा, ठीक। तो नेट डेवलप्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, देखो अब यहाँ पे ध्रुवण के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र क्या है, ईपी है, और बाहरी वैद्युत क्षेत्र हमने ई नॉट लगा रखा है। तो कुल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कहाँ पे, परावैद्युत में, वो हो जाएगा E = E नॉट माइनस EP, ठीक है, ये हो जाएगा बस। ऑल्सो ये भी देखा गया है कि जो हमारे पास क्या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका रिलेशन इसके साथ देखें या उसका रेशियो देखें, E नॉट का रेशियो E के साथ देखा गया तो वो एक कांस्टेंट आया, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर बना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर बना, उसका रेशियो जब हमने E नॉट के साथ देखा तो वो एक कांस्टेंट था, और उस कांस्टेंट को हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला, ठीक है। ये कांस्टेंट किस पे डिपेंड कर रहा था, मटेरियल पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है, मटेरियल की प्रॉपर्टी थी, इसलिए हमने इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला। तो या ये हम कह सकते हैं जो हमने पहले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा था उसका एक और रिलेशन हमको मिल गया, ठीक है। तो अब ये भी ध्यान रखना है उसमें। तो ये हो गया
पोलर एंड नॉन पोलर परावैद्युत, ठीक है, या पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, और हमने ये भी देखा कि डाइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन कैसे होता है, ठीक है, दो टाइप से होगा, एक तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, एक पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, दोनों में डिफरेंट तरीके से होगा। अब हम आगे अपना टॉपिक देखते हैं। अगर हम कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख दें तो क्या इफेक्ट होता है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अभय और आपका स्वागत है इस नए लेक्चर में। इससे पहले मैंने आपको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के बारे में बताया था, परावैद्युत पदार्थ, जिसमें हमने पोलर मटेरियल्स और नॉन पोलर मटेरियल्स के बारे में पढ़ा था और कैसे इसमें पोलराइजेशन होता है ये सब हमने इसमें पढ़ लिया था, ठीक है। हमने ध्रुवीय और अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ देख लिए थे, परावैद्युतों का ध्रुवण भी देख लिया था। अब हमारे पास नया टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो, ठीक है। यानी कि जब कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक स्लैब बीच में रखी हो उस केस में आपको कैपेसिटर की धारिता निकालनी है, ठीक है। कैपेसिटर की धारिता निकालनी है जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब बीच में रखी हो, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब मतलब एक प्रकार का इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है, ये इंसुलेटिंग मटेरियल है। इसमें एक हम ये भी पढ़ते हैं कि जब इसमें कंडक्टर स्लैब रखी हो, ठीक है, कैपेसिटर के बीच में कंडक्टर स्लैब रखी हो, पर वो इस बार आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए आपको सिर्फ यही पढ़ना है। तो शुरू करते हैं इस डेरिवेशन को। तो देखो हमने क्या मानना है, सबसे पहले कंसीडर क्या क्या करना है। मैं कुछ इस प्रकार के नोट्स बनाता हूँ ताकि कम से कम लिखा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आ जाए, और बाद में जब आप पेपर के लिए नोट्स बनाएंगे तो वो नोट्स क्या हो, कॉन्साइज हो, छोटे साइज के हो, ठीक है, ताकि ज़्यादा समझने में परेशानी ना हो और एग्ज़ाम के टाइम पे भी या टेस्ट के टाइम पे आप जल्दी से उसको रिवाइज भी कर सकें। तो सबसे पहले हमने कंसीडर क्या क्या करना है। माना हमारे पास क्या है, एक्स वाई दो प्लेट है, ठीक है। तो ये एक प्लेट हो गई कैपेसिटर की, ये दूसरी प्लेट हो गई, एक एक्स और एक वाई, ठीक है। ये दोनों प्लेट कितनी दूरी पर रखे हैं, ये दोनों प्लेट डी दूरी पर रखे हैं, स्मॉल डी, ठीक है। तो इनके बीच का सेपरेशन डी हो गया, ठीक है। कितनी दूर है, डी दूरी पर है, और हम इसको इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं कि ये डी दूरी पर सेपरेटेड है, या फिर इनका सेपरेशन डी है। तो जो प्लेट है, पहली वाली प्लेट जो एक्स प्लेट है उसमें पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है और टोटल चार्ज की मात्रा क्या है, क्यू है, तो यहाँ हो गए प्लस क्यू चार्ज। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरी वाई प्लेट में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा जिसकी मात्रा क्या होगी, नेगेटिव क्यू होगी। तो हमारे पास दो प्लेट है, हमने उसको चार्ज दे रखा है, एक को पॉजिटिव चार्ज एक को नेगेटिव चार्ज, बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी है, ठीक है। वो स्लैब क्या है, के परावैद्युतांक का परावैद्युत पदार्थ, ठीक है। यानी ये जो हमने स्लैब रखी है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के माना हुआ है, ठीक है। यानी परावैद्युतांक उसका के है, और इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की मोटाई है टी मीटर, ठीक है, मीटर में ही लेंगे अभी सब चीज़ें। तो टी इसकी क्या हो गई, मोटाई हो गई या चौड़ाई हो गई इस स्लैब की, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की, और टोटल सेपरेशन हो गया डी, ठीक है। तो ये ऑब्वियस बात है कि ये टी जो स्मॉल टी है ये डी से छोटा ही है इस केस में, जब हमने इसको प्लेट के बीच में रखा है, ठीक। तो हमने क्या कंसीडर किया है कि इस कैपेसिटर में कुछ भाग में डाइलेक्ट्रिक स्लैब है और कुछ पोर्शन में क्या है, एयर है या फिर वैक्यूम है, ठीक। तो वो पोर्शन कितना होगा, वो पोर्शन होगा, ये टोटल डी है और ये स्लैब वाला पोर्शन टी है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, डी माइनस टी। इस डी माइनस टी डिस्टेंस में क्या है, सिर्फ एयर है, या फिर हम इसको वैक्यूम भी मान सकते हैं, या तो एयर होगी या तो वैक्यूम होगा। तो हमने ये पार्ट कंसिडर करना है। क्या क्या किया, एक कैपेसिटर है, इसमें दो प्लेट हैं, एक में पॉजिटिव चार्ज दिया है, एक में नेगेटिव चार्ज दिया है, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब यानी कि परावैद्युत पदार्थ रखा है जिसका परावैद्युतांक के है, ठीक है, ये माना है। और इसकी जो चौड़ाई है वो टी है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की चौड़ाई टी है और पूरे कैपेसिटर के दो प्लेटों के बीच की दूरी डी है। तो डी माइनस टी क्या हो जाएगा, पोर्शन में एयर हो जाएगी, इतना हो गया। अब ये जो
प्लेट्स हैं ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी, जिसे हम बोल रहे हैं कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हम इसको ये बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं मतलब जो भी हम पोटेंशियल लगा रहे हैं, ठीक है, उसके कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं कि ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई नॉट, ठीक है। ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हमने बाहर से दिया है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, ये इस कैपेसिटर के अंदर होना चाहिए, ठीक। अब इस ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है उसमें पोलराइजेशन हो जाएगा, जो कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। और डाई इलेक्ट्रिक स्लैब अपने अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी, जो कि बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नॉट की दिशा क्या है, इधर है, बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड से विपरीत दिशा में होगी, ठीक है। तो जो हमने अप्लाई किया उसकी दिशा ये है, और जो हमको मिल रहा है डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर वो ये है, ठीक है। एक बार दिशा देख लेते हैं। तो जो हमने अप्लाई किया था उसकी दिशा ये है, पॉजिटिव से नेगेटिव में शुरू हो रही है, ठीक है, नेगेटिव में एंड, फिर यहाँ पे क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का पोलराइजेशन हुआ था, पॉजिटिव के पास में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस डाइलेक्ट्रिक स्लैब में। तो इस पॉजिटिव से फिर से क्या होगा, जनरेट होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी और नेगेटिव वाली प्लेट में जाके खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो एक प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में हमने लगा रखा है, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो ईपी होगा, ठीक है। अब क्योंकि बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है और अंदर ईपी जनरेट हुआ है, तो क्योंकि एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर बनेगा वो होगा ई। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब में इस वाले एरिया में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई पी, ठीक है। क्योंकि जो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसमें क्या है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक ई नॉट है और एक ई पी है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा यहाँ पे अंदर, ई नॉट माइनस ई पी। तो ये हो गया डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इससे पहले वाले में हमने पढ़ा था जो समांतर प्लेट संधारित्र था, जब समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में एयर या फिर वैक्यूम होता है तो उस केस में जो धारिता बनती है वो बनती है सी नॉट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है। ये धारिता होती है जब एयर का केस होता है। तो हम एयर या वैक्यूम के केस की कंडीशन हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं, वो क्या होगी, सी नॉट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये तो हो गई एयर वाली कंडीशन की, ठीक है। अब हमें पता है कि जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट माइनस ई पी, ठीक है। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कितना है, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी। ई नॉट क्या था इसमें, आउटसाइड द डाइलेक्ट्रिक, यानी डाइलेक्ट्रिक के बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, और ई नॉट माइनस ई पी इज इक्वल्स टू इनसाइड ऑफ डाइलेक्ट्रिक। इसको एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो इस पूरे क्षेत्र में ई नॉट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है। तो अब क्योंकि अंदर वाला डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना है, ई नॉट माइनस ई पी है, तो ये जो एयर वाला पोर्शन रह गया, ठीक है, जो ये वाला पोर्शन रह गया, ये वाला, ठीक है, ये बचा जहाँ पे एयर है, ठीक है। तो एयर वाले पोर्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट है, समझ गए। तो ई नॉट क्या है, ये जो मैंने येलो वाले कलर से हाईलाइट किया है, डाइलेक्ट्रिक के बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, और ई नॉट माइनस ई पी क्या है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर हो जाने चाहिए कि कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है। अब हम निकालते हैं पोटेंशियल, यानी कि दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर कितना होगा, ठीक है। तो होता क्या है, V इज इक्वल टू ई डी होता है, ठीक है। जितनी दूरी बढ़ती जाती, दूरी को मल्टीप्लाई कर दो, V इज इक्वल टू ई डी, दूरी को मल्टीप्लाई कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलता जाता है, ठीक है। तो अब हमको विभवांतर निकालना है, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अब हमारे पास क्या है, डिस्टेंस दो पार्ट में है, एक पार्ट में तो एयर की हो गई, एक पार्ट में हो गई डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाली। तो जो एयर वाला है ना, तो ई नॉट में क्या है, ई नॉट है एयर में, है ना, आउटसाइड डाइलेक्ट्रिक। तो आउटसाइड द डाइलेक्ट्रिक वाला इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई करेंगे कितनी डिस्टेंस है डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अलावा यहाँ पे। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को छोड़ के जो हमारी डिस्टेंस बच रही थी वो बच रही थी डी माइनस टी। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बाहर वाली डिस्टेंस, ये हो गया, प्लस अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर वाला, ठीक है।
अंदर वाला कितना है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई, ठीक है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो ई इंटू स्लैब की थिकनेस या फिर मोटाई, ठीक है, ई इंटू टी। तो हमने पोटेंशियल को दो पार्ट में लिख दिया, एक पार्ट में जहाँ पे संधारित्र के अंदर एयर है वो वाला हिस्सा, और एक पार्ट में जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है वो वाला हिस्सा, ठीक है। अब यहाँ पर हम जानते हैं इससे पहले वाले जो हमने डेरिवेशन देखा था परावैद्युत मटेरियल वाला, उसमें हमने देखा था कि ई नॉट अपॉन ई इज इक्वल टू आता है के, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक और फॉर्मूला होता है ई नॉट अपॉन ई, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, के बराबर होता है। तो यहाँ से हम ई का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के। तो यहाँ पे हम ई का मान रख लेते हैं, क्यों रखना है हमको, क्योंकि ये ई नॉट है, ये ई है, ये अलग अलग है, तो हमको यहाँ पे सिमिलर बनाना है, इस वजह से हम यहाँ पे ई की जगह ई नॉट की टर्म्स में लिख देते हैं। साथ में हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आ जाएगा, ठीक है, ताकि जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे फॉर्मूले में आ जाए, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, ई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के रख दिया, यहाँ पे कितना आ गया, वी इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी, ये तो पहले से था ही, अब यहाँ पे ई की जगह क्या रखना है हमने, ई नॉट अपॉन के, तो ई नॉट अपॉन के इंटू टी, ठीक है। यहाँ से ई कॉमन लिया, ई कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, डी माइनस टी इंटू टी बाई के, ई नॉट बाहर जाएगा ना, ये दोनों बाहर जाएगा, डी माइनस टी बचेगा प्लस टी बाई के बचेगा, ये हो गया। तो ये था पोटेंशियल यानी कि विभवांतर। अब हमको क्या निकालनी है, कैपेसिटी निकालनी है, ठीक है, कैपेसिटेंस निकालना है। उससे पहले एक और इसमें क्या कर लेते हैं, ई नॉट की वैल्यू और रख लेते हैं, ठीक है। तो ई नॉट की वैल्यू देखो, हमने जब कैपेसिटेंस जब हमने सीट वाला पढ़ा था, ठीक है, मान लो कि इनफाइनाइट सीट है, उसके कारण कितनी तीव्रता होती है, ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी आती है वो आती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं और इससे पहले वाले में भी यूज़ किया था हमने, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, यहाँ पे हमने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पिछले वाले में भी यूज़ किया था। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया को का मान रख लेते हैं, ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज अपॉन एरिया आ गया इनटू एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट ये ठीक है, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट ये आ गया, इसका मान रख लेते हैं ई की जगह यहाँ पे, ठीक है, तो ये आ जाता है क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी टी बाई के, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट पोटेंशियल के लिए लिख दिया, जिसमें चार्ज का मान भी आ गया। अब हम देखते हैं कि कैपेसिटेंस कितना आएगा। कैपेसिटेंस के लिए क्या कर लेते हैं, कैपेसिटेंस के लिए सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्यू को क्यू रहने देते हैं, वी का मान रख लेते हैं क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी टी बाई के, क्यू से क्यू कट गया, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है। सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी था, हमने क्यू को क्यू ही रखा और वी की जगह क्या रख दिया मान, जो ऊपर हमने निकाला है क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी टी बाई के, क्यू से क्यू कट जाएगा, ये वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी टी बाई के, ठीक है। अब चाहो तो डी माइनस टी वाला पोर्शन कॉमन भी निकाल सकते हैं, पर इतना ठीक है, हम इसी को अपना ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉमन हम इधर से उधर ही कर रहे हैं। तो हमारा फाइनल क्या आ गया, ये फॉर्मूला आ गया कैपेसिटेंस विथ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के फैरेड। ये आ गया हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसके बीच में परावैद्युत पदार्थ रखा हो।